So students, let us start with our next video, and we will start with what is an atom. As we have already seen, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी मैटर जो है वो एटम से ही बना हुआ है। तो जो एटम है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर कह सकते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे दानों को, ग्रेन्स के दानों को लेकर एंट चींटी अपना घर बनाती है, सेम उसी तरह से हम छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़कर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। उसी तरह से एटम्स को जोड़कर मैटर बनाया जा सकता है। एटम का जो रेडियस है वो कुछ नैनोमीटर्स में होता है, जिसका 10⁻⁹ मीटर हम कह सकते हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोस से हम उसको डिवाइड करें तब जो वैल्यूज़ मिलती है उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, कंपैरिजन बस दिया हुआ है। मेडअप ऑफ एटम्स सिग्निफिकेंट क्यों है, हम एटम्स अगर इतने छोटे हैं तो फिर हम उसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, इफ़ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट, इज़ बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ इट। तो हम जिस चीज़ से बने हुए हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से उसका यूज़ हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कर सकें और हमें पता चल सके कि एक्चुअल में ये सब है क्या। व्हाट आर मॉडर्न डे सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम होते हैं। पुराने ज़माने में जब बहुत ही कम एलिमेंट्स पता थे लोगों को, तो साइंटिस्ट ने उसके सिम्बॉल्स बना के रखे थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, इस तरह से। लेकिन अब बहुत सारे एलिमेंट्स हमें नोन हैं, इसलिए हम इस तरह से सिम्बॉल्स भी याद रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट नया इंट्रोड्यूस होता था, ठीक है, तो एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता था उसी को उसका सिंबल बना दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन के उनका N है। पर फिर कुछ नाम ऐसे आए जिसमें पहला लेटर दो सेम होते, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो अब हीलियम, तो फिर क्या किया, कुछ में फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों को लिया गया। जैसे हीलियम का सिंबल He है, कोबाल्ट का सिंबल CO है। अब कोबाल्ट में कार्बन और कोबाल्ट दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी तरह से क्लोरीन, अब और हम फंस गए, चलो C से अब 3 नाम हो गए, तो क्लोरीन, तो C के साथ एक और लेटर उसी के स्पेलिंग का वो जोड़ दिया गया। जैसे कि जिंक, ZINC, तो ZN को साथ में जोड़ा गया जिंक का सिंबल बनाने के लिए। कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके लैटिन वर्ड से लिए गए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर का क्यूप्रम, फेरम, सॉरी ये तो फ्लोरीन है, सॉरी, हाँ, गोल्ड, ऑरम, फिर आयरन का फेरम। आयरन की स्पेलिंग में कहीं F नहीं आता, लेकिन फिर भी फेरम। लीड की स्पेलिंग में P भी नहीं आता, प्लम्बम, क्योंकि पहली बार लीड जो है वो नल को साफ करते समय मिला था, ठीक है। उसी तरह से आर्जेनियम, जो कि सिल्वर का सिंबल है, Ag। फिर पोटेशियम, कैलियम, ठीक है, उसके लिए उसका K यूज़ होता है। सोडियम का नेट्रियम, देखिए सिल्वर का Ag दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी उनके जो लैटिन नेम थे उनके ऊपर से उनके सिंबल्स बने। तो इस तरह से सिंबल्स अलग अलग होते हैं, आपको इन सब के सिंबल्स भी याद रखने पड़ेंगे, नाम भी याद रखने पड़ेंगे। सो ये हो जाता है एटम और एटम के सिंबल्स, एटम के साइज़ के बारे में।
अब हम चलते हैं एटम के मास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एटम के मास के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेल्टन ने अपनी थियोरी में ये कहा था कि जो केमिकल कॉम्पोजिशंस बनेंगे, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो केमिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके रेशियो ऑफ मास से। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर एटम के मास क्या है। ठीक है, तो वो जानने के लिए साइंटिस्ट लोग ने बहुत ट्राई की कि किसी भी तरह से ऐसी एक सिस्टम बनाई जाए जिससे एटम के मास जानना इजी हो जाए। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस इसलिए था क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय ज़्यादा अभी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस समय उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो सबसे पहले लोगों ने ये किया कि ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को बेस बनाकर सारे एलिमेंट्स के मास का रेशियो निकाला और उसके कंपैरिजन में उसको लिया गया। बट फिर पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ होल नंबर नहीं देता। तो डेसिमल में कितने मासेस को आप याद रखोगे? तो हाइड्रोजन को लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल एलिमेंट होता है, उसमें एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पर उसके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई जो ऑक्सीजन के साथ हुई। तो अल्टीमेटली एक ऐसी यूनिट बनाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले 1/16 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन को यूनिट लिया गया। पर इसमें प्रॉब्लम ये क्यों लिया गया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ उसने होल नंबर दिए, पर नए नए एलिमेंट जैसे डिस्कवर होते गए उनके साथ होल नंबर नहीं मिला। तो साइंटिस्ट ने फिर दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कार्बन का एक आइसोटोप लिया जिसे कार्बन 12 आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप क्या होता है वो आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप। और उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया मास के लिए, और फिर एटॉमिक मास को डिफाइन किया। वन एटॉमिक मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन एटॉमिक मास unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of atom of कार्बन 12। मतलब कि ऑक्सीजन का मास अगर आज हम 16U लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक U जो एक U है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, तो कार्बन के 12th भाग, कार्बन का जो मास है उसका 12 हिस्से कर दीजिए, 12 हिस्से कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसको समझाया गया है। एक वाटरमेलन लिया और उसके 12 टुकड़े किए। उसकी जो एक टुकड़े का जो वज़न था उसको यूनिट लिया गया, तो हमें ये पता चला कि इसका जो एक मास होगा वो 2 एप्पल्स के बराबर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये 2 एप्पल का जो मास होगा वो हम वो कितना कह सकते हैं? 1/12 ऑफ वाटरमेलन कह सकते हैं। तो अगर मैं 1/12 ऑफ वाटरमेलन को एक नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल 1/12 ऑफ वाटरमेलन को मैं एक नाम देता हूँ 1 गुंजन, ठीक है, जो मेरा नाम है, मेरे नाम से ही उसको दिए, तो हम कहेंगे कि ये जो 2 एप्पल हैं उसका वजन है 1 गुंजन, इस तरह से। तो उसको एक नाम दे दिया गया। उसको क्या नाम दे दिया गया था? एटॉमिक मास यूनिट। किसको? 1/12 ऑफ कार्बन को एटॉमिक मास यूनिट। और फिर इस तरह से 1 AMU या सिर्फ U, इसको कई बार 1 AMU लिखा जाता है या सिर्फ 1 U लिखा जाता है। एक नई यूनिट बनी मास की। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ देखिए, ठीक है, एक नई यूनिट बन गई। सो अब बात आती है कि एटम एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं। एटम्स एग्जिस्ट करते हैं मतलब
क्या एटम हैं या नहीं है, वो नहीं। एटम अगर हैं तो किस फॉर्म में है, फ्री हैं, किसी के साथ कंबाइंड है तो क्यों कंबाइन होते हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है। तो एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट अपने एटम्स को कंबाइन करवा के जो कंपाउंड बनते हैं, तो कंपाउंड का एक छोटा सा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। दोनों को एक के बाद एक पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैं एक ही तरह के एलिमेंट्स को कंबाइन करवा के उनके कंपाउंड बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मुझे O2 मिल रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मुझे H2 मिल रहा है, N प्लस N से मुझे N2 मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही तरह के एलिमेंट अगर कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इन्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो दो ऑक्सीजन एटम से बनता है। ठीक है, ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस भी उसका एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एमोनिया हो गया, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड हो गए अब। ठीक है, और इन कंपाउंड्स के ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2O, NH3, CO2, CH4। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, तो इनको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े हमने, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है व्हाट इज़ एन आयन, और फिर आयन से हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी कि नहीं समझ में आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको और भी इसे सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।